हेलो ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री का हिमाचल प्रदेश में क्या स्टेटस है। इसके साथ साथ हम लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर एनिमल हस्बेंड्री के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं उनके बारे में भी विचार विमर्श करेंगे। ये हमारा हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर चौथा वीडियो है। इससे पहले जो 3 वीडियोस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोडेड है। आप लोग उनको पहले देख लीजिए अगर आपने उनको नहीं देखा हुआ है। इसके साथ साथ जब हम लोग हमारे एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें बजट की भी बहुत ज्यादा महत्वता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बजट का वीडियो भी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किया जा चुका है। इसके साथ एक बड़ी ही स्पेशल अनाउंसमेंट है। सिविल स्टैफ हिमाचल के द्वारा हमारा जो ये प्रिंटेड कॉपी है बजट एंड सर्वे की, इसको रिलीज किया जा चुका है। ये अलग अलग बुक स्टोर्स के साथ साथ हमारा जो सेंटर है वहां पे भी अवेलेबल है। लेकिन एक चीज मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को यहीं पे ही। देखिए, जो ये हमारी सर्वे और बजट की सीरीज रहती है, ये पिछले 3-4 साल से चल रही है। और हमेशा जो हम लोग पढ़ाते हैं वो पीडीएफ फाइल आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। और अभी तक जो बजट और सर्वे हमने अभी तक यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसकी पीडीएफ फाइल भी आप लोगों के साथ साझा की गई है। तो ध्यान रखिए, जो आने वाले हमारे लेक्चर्स रहेंगे वहां पे भी पीडीएफ फाइल आप लोगों को मिलेगी। अब ये लेक्चर थोड़े अंतराल के बाद हो रहा है, यही कारण है कि जो पुराने 6 हमारे चैप्टर्स ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किए हैं उनकी पीडीएफ फाइल और उसके साथ साथ आज के लेक्चर की पीडीएफ फाइल आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहां पे आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो आप लोग इस फाइल को वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ये हार्ड कॉपी बेसिकली उस सिचुएशन में रहती है जहां पे स्टूडेंट्स के पास टाइम कम होता है और वो सिर्फ चाहते हैं कि हम लोगों को सारी चीजें एक साथ दे दी जाए ताकि हम लोग अपने आप उनको पढ़ ले। और उसके साथ साथ वो लोग जो थोड़ा डिजिटली कंफर्टेबल, आई थिंक पीडीएफ फाइल जो उनके लिए सफिशिएंट रहेगी। पीडीएफ फाइल इवन जो हमारे सरकार है उसके द्वारा भी रिलीज की जा चुकी है। अगर आप लोग बड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप वहां से पढ़िए। हमारे अकॉर्डिंगली जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनको हम लोगों ने थोड़ा सा कंसाइज करके, प्रिसाइज करके आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है उसकी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो स्पेसिफिक एनिमल हस्बेंड्री है, इसका एक जनरल ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूं कि ये जो हमारा पूरा चैप्टर रहेगा यहाँ पे किन किन एस्पेक्ट्स को कवर किया जाएगा। जब हम लोग एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो देखिए, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है, जिस तरह से हमारी जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, वहां पे हमारे लोगों की एनिमल हस्बेंड्री मजबूरी भी है। और उसके साथ साथ जिस तरह का हमारा यही ज्योग्राफी है, ये काफी हद तक एनिमल हस्बेंड्री करने के लिए एक फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस भी क्रिएट करता है। हिमाचल प्रदेश में हम लोगों को गर्म और सर्द दोनों तरह के क्लाइमेट देखने को मिलते हैं, ये दोनों तरह के क्लाइमेटिक रीजन्स देखने को मिलते हैं। यही कारण है यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री की जो वेराइटी है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया काफी डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पे हमारे बड़े कोल्ड क्लाइमेट्स है, वहां पे आपको डिफरेंट तरह के एनिमल्स देखने को मिलेंगे। बड़े वार्म क्लाइमेट्स है, वहां पे डिफरेंट तरह के एनिमल्स देखने को मिलेंगे। इवन अगर आप लोग शीप की भी बात करोगे या आप फिश की बात करोगे तो वहां पे आप लोगों को कार्प जो है वो गर्म इलाकों में देखने को मिलेगी, आपको ट्राउट जो है वो रिलेटिवली थोड़े ठंडे इलाकों में देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर हम लोगों को ओवरऑल जब हम लोग हस्बेंड्री की बात करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं, तो उसमें काफी वेराइटी देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ क्योंकि हमारे यहाँ पे जो नॉर्मल कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है उसको बड़े लार्ज स्केल के ऊपर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यही कारण है लोग हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है अपने सबसिस्टेंस करने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए भी एनिमल्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। और हमें हमारे घरों में, जैसे सर्वे तो ये कहता है कि हर 20 में से 19 घरों के अंदर जो है वो लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक का मतलब बेसिकली जहां पे जैसे कैटल्स हैं, बफेलोज हैं, शीप, गोट, हॉर्स, म्यूल्स, डोंकीज, क्लियर, ये सारे के सारे जो है वो लाइव स्टॉक का हिस्सा माने जाते हैं। इसके साथ साथ जब हम लोग एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री का देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। एनिमल हस्बेंड्री का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरह से ह्यूमन अपने बेनिफिट के लिए जो है वो एनिमल्स को यूज कर सकता है। और हम लोग एनिमल्स को सबसे ज्यादा यूज करते हैं इस बेनिफिट करने के लिए। इस बेनिफिट का मेरा मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा जो हमारी डिपेंडेंसी है वो है, दैट इज, एक सेकेंड, दैट इज मिल्क प्रोडक्शन, क्लियर। तो सबसे ज्यादा हम लोग दूध के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होते हैं, दूध के लिए डिपेंडेंट होते हैं, क्लियर। उसके बाद हम लोग मीट के लिए, पोल्ट्री जो है, जैसे पोल्ट्री हो गया या पोल्ट्री बेसिकली यहाँ पे एग आ गया, ये भी एनिमल हस्बेंड्री का ही एक आउटकम है। उसके साथ साथ जो है वो अपने काम करवाने के लिए, खेतों में काम करने के लिए, जैसे अगर मान लिया हल चलाना है तो वहां पे भी एनिमल्स जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अब तो रिलेटिवली थोड़ा कम हो गया हुआ, लेकिन अगेन फिर भी उनका कंट्रीब्यूशन जो हम लोगों को देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश का जिस तरह से जोग्राफिकल हमारा पूरा टेरेन है, वहां पे अगर सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोके लेके जाना है तो वहां पे घोड़ों को, स्पेसिफिकली जो खच्चर हैं, गधे हैं, डोंकीज हैं, उनको जो वो यूज किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो एनिमल्स हैं वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा
उनकी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है। क्लियर। तो जब हम लोग एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो उसका जो दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड रहता है। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लिए एनिमल हस्बेंड्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, यही कारण है गवर्नमेंट के द्वारा भी इसको प्रमोट करने के लिए टाइम टू टाइम जो वो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स जो है वो लॉन्च की जाती है। तो हम लोग ये देखेंगे कि सरकार के द्वारा जैसे पोल्ट्री के लिए कौन सी स्कीम्स है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सी स्कीम है, जो गोट्स हैं उनके लिए कौन सी स्कीम्स लॉन्च की गई है, और अंत में हम देखेंगे कि जो फिशरी प्रोडक्शन है उसका हिमाचल प्रदेश में क्या स्टेटस है, किस हद तक जो है ये भी हमारा लाइफ स्टॉक का हिस्सा है, किस हद तक जो है वो हमारे जो किसान हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको फिशरी प्रोडक्शन से बेनिफिट हो रहा है, क्या फिशरी प्रोडक्शन में हिमाचल प्रदेश के अंदर इजाफा देखने को मिल रहा है, क्या डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, फिशरी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसके द्वारा कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की गई है। क्लियर। तो इस तरह की जो बेसिक जानकारी है वो हम लोगों को इस स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगी। तो जो लेक्चर का पूरा फ्लो है, लेक्चर का क्या, देखिए लेक्चर का फ्लो तो इसी चीज के ऊपर आधारित है कि सर्वे किस तरह से बना है। तो सर्वे का जो पूरा फ्लो है वो इसी तरह से है। सर्वे में सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि ठीक है जी, एनिमल हस्बेंड्री में देखिए जी एनिमल्स कौन कौन से हैं, यानी कि हमारे यहाँ पे लाइफ स्टॉक कौन सा है। ठीक है। उसके साथ साथ लाइफ स्टॉक के साथ साथ पोल्ट्री को हम लोग जो है थोड़ा सा अलग कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ठीक है जी इनका नंबर कैसा है, फिर हम देखेंगे मिल्क प्रोडक्शन में कितना इनका कंट्रीब्यूशन है, कितना मिल्क हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे जी मीट और एग प्रोडक्शन का जो वो क्या स्टेटस है, फिर हम देखेंगे स्कीम्स, फिर हम लोग देखेंगे फिशरीज। तो जिस तरह से जो थोड़ी सी मैंने भूमिका आप लोगों के लिए बांधी, उसी तरह की भूमिका जो है उसी तरह की भूमिका से आप लोगों को इस पूरे के पूरे चैप्टर का एक जनरल ओवरव्यू लग जाएगा। देखिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को अगर आप कैप्चर करना चाहते हो तो पहला स्टेप यही है कि अंडरस्टैंड कर लो कि कैसे डिजाइन हुआ है, फिर उसके बाद जब आप इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप अपने आप धीरे धीरे मेमोराइज कर लोगे। तो चलिए आगे चलते हैं और शुरुआत करते हैं। तो देखिए जब हम लोग बात करेंगे लाइफ स्टॉक की, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जब लाइफ स्टॉक की बात की जाती है तो लाइफ स्टॉक में जैसे मैंने उदाहरण भी दिया था कैटल्स, कैटल बेसिकली हम लोग कहते हैं जैसे गाय है, बछड़ा है, बैल है, ये सारे का सारा जो वो कैटल का हिस्सा माना जाता है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो कैटल की ही पॉपुलेशन है, अगर मैं ओवरऑल लाइफ स्टॉक की बात करता हूँ। इसके साथ साथ जो है वो कैटल के बाद हम लोगों को जैसे गोट्स हैं, शीप है, बफेलो है, ये भी सारे के सारा जो वो लाइफ स्टॉक का हिस्सा देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे 20 में से 19 घर ऐसे हैं जहां पे हम लोगों को लाइफ स्टॉक देखने को मिलता है, यानी कि जहां पे किसी ना किसी तरह का जो एनिमल है वो मौजूद है। अगर हम टोटल नंबर की बात करें, यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर टोटल लाइफ स्टॉक कितना है, तो ये आप नंबर जो है याद रखना, टोटल लाइफ स्टॉक हिमाचल प्रदेश के अंदर है 44.13 लाख। और ये रेफरेंस है हमारी लाइफ स्टॉक सेंसस 2019 की, जिसके अकॉर्डिंगली जो ये डाटा हम लोगों को मिला है। अगर हम लोग लाइफ स्टॉक के अलावा पोल्ट्री की बात करें तो पोल्ट्री की जो संख्या हिमाचल प्रदेश के अंदर है दैट इज एज पर लाइफ स्टॉक सेंसस 2019, ये है 13.42 लैक्स। अब अगर हम लोग इसको इंडिया के साथ कंपेयर करें तो देखिए अगर हम लोग पोल्ट्री की बात करें तो पोल्ट्री में इंडिया का जो है या हिमाचल का जो है वो 27th रैंक है बाकी राज्यों के साथ जो है अगर उसको कंपेयर कर दिया जाए। और अगर हम लोग कैटल की बात करेंगे तो कैटल पॉपुलेशन में हिमाचल प्रदेश का जो रैंक है दैट इज 20th रैंक। अगर हम परसेंटेज में देखें, यानी कि जितनी टोटल लाइफ स्टॉक है तो हिमाचल प्रदेश कितना परसेंट होल्ड करता है, तो हिमाचल प्रदेश जो है 0.82% होल्ड करता है, यानी कि जितना ये जो हमारा 44.13 लाख है पूरे देश का 0.82% ही है। अगर हम लोग पोल्ट्री पॉपुलेशन की बात करेंगे तो जितनी टोटल पोल्ट्री पॉपुलेशन हिंदुस्तान की है, हिमाचल प्रदेश जो है वो 0.16% ही होल्ड करता है। क्लियर होगी बात यहाँ पे, डन। अब आप पाते हैं लाइफ स्टॉक की, तो लाइफ स्टॉक को जो है वो टोटल कितना आ गया, 44.13 लाख आ गया। लाइफ स्टॉक में सबसे ज्यादा शेयर किसका है, कैटल का है, कैटल जो है वो 18.28 लाख है। फिर दूसरे नंबर पे जो वो गोट है, फिर हमारे जो है वो हमारी शीप है, फिर जो है वो बफेलो आ गई। क्लियर। तो इस तरह से जो वो टॉप 4 जो लाइफ स्टॉक्स हैं उनकी जनसंख्या वाइज, पॉपुलेशन वाइज अगर हम लोग बात करें, एग्जैक्ट नंबर बाकियों का क्या है वो भी थोड़ी देर में जो है हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो उससे जो है वो हम लोगों को एक आइडिया लग गया कि हमारे यहाँ पे लाइफ स्टॉक का, पोल्ट्री का कितना नंबर है, और इंडिया के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या रैंकिंग है, और पूरे ओवरऑल इंडिया का लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री का वो कितना परसेंटेज है। क्लियर। तो ये बेसिक सी जानकारी जो हम लोगों ने स्पेसिफिक जगह से प्राप्त की। इसके साथ साथ जब हम लोग कैटल की भी बात करते हैं, अब देखिए जब हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की, अब आप ऐसा समझिए कि जब एनिमल हस्बेंड्री में कैटल या बफेलो जो वो लोगों के द्वारा पाली जाएगी तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो मिल्क प्रोडक्शन होगा। तो जब कोई भी सरकार कोई पॉलिसी बनाएगी तो वो देखेगी अच्छा भैंस या गाय का जो दूध है उसको किस तरह से और ज्यादा ना उसकी प्रोडक्टिविटी जो उसको किस तरह से और ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए शीप है, ठीक है, तो शीप का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो वूल होगा या अल्टीमेटली मीट होगा। क्लियर। तो जो शीप है उसका क्योंकि वूल मेन ऑब्जेक्टिव है तो सरकार कोशिश करेगी अच्छा ठीक है यहाँ की जो शीप है
उनके वूल की जो क्वांटिटी है उसको किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है, उनकी ऊन जो है उसको और कितना ज्यादा जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो फिर उस स्पेसिफिक सिचुएशन में सरकार एक निर्णय लेती है कि वो क्या करती है, क्रॉस ब्रीडिंग करवाना शुरू कर देती है। क्रॉस ब्रीडिंग करने का, चाहे वो बाहर से फॉरेन स्पीसीज को लेके आएगी और यहाँ के जो लोकल स्पीसीज उनके बीच में जो वो क्रॉस ब्रीडिंग करवाएगी। क्रॉस ब्रीडिंग अगेन अगर कैटल में करवाई जाएगी तो उस क्रॉस ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव होगा कि किस तरह से मिल्क प्रोडक्शन, दूध की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज करना है। और जब शीप की करवाई जाएगी तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि किस तरह से जो वूल है उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी को इंप्रूव करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो वो क्रॉस ब्रीडिंग का जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो जब हम लोग कैटल की बात करते हैं तो जैसे देखा हमने कि कैटल की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है। तो कैटल की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा में जो मोर देन 50%, एग्जैक्टली 58.48%, ठीक है, 58.48% जो नंबर है वो क्रॉस ब्रेड कैटल्स का ही है, जिनकी क्रॉस ब्रीडिंग हुई है। ठीक है, दो अलग अलग स्पीसीज जो उनके बीच में ब्रीडिंग हुई है ताकि जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके। तो ये डाटा भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और अगर हम लोग 2019 और 12 के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो 2012 के मुकाबले 2019 में जो क्रॉस ब्रेड कैटल्स हैं उनकी जनसंख्या में या उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें 8.64% का हम लोगों को इजाफा देखने को मिला है। क्लियर? तो ये बेसिक सी दो तीन लाइफ स्टॉक से संबंधित जो है वो हमारे पास जानकारी थी। अब एग्जैक्ट नंबर देख लीजिए। देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा किसकी पॉपुलेशन है, कैटल की है, 18.28 लाख। दूसरे नंबर पे जो वो गोट है, ठीक है, 11.08। तीसरे नंबर पे शीप है 7.91 लाख। चौथे नंबर पे बुफेलो है 6.47 लाख। तो इनका तो नंबर है, आप लोग यहाँ पे याद कर लेना। इसके बाद देख लीजिए देन आ जाएगा म्यूल्स एंड डोंकीज आ गए, आप लोगों के खचरे एंड गधे आ गए, 0.25 लाख आ गया, यानी कि 25,000 आ गया। हॉर्सेज एंड पॉनीज पॉनीज आ गई, 0.09 लाख आ गया, यानी कि 9,000 आ गया। पिग्स आ गए 0.02 लैक्स आ गया। लाइफ स्टॉक्स आ गए 0.002 लैक्स आ गया। क्लियर? अब बाकी लाइफ स्टॉक जो बच गया, तो इस तरह से जो है सारे का सारा लाइफ स्टॉक हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। तो इसका नंबर स्पेसिफिकली इन चार का नंबर जो है वो आप लोग याद कर सकते हो। क्लियर होगी बात यहाँ पे? डन। तो ये हमारा पहला हिस्सा रहा जहां पे हम लोगों ने देखा कि लाइफ स्टॉक जो है वो हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर कितना देखने को मिल रहा है। अब दूसरे हिस्से के ऊपर चलते हैं, यानी कि अब देखेंगे लाइफ स्टॉक का जो सबसे मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है, हिमाचल प्रदेश के लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज मिल्क प्रोडक्शन। और देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो न्यूट्रिशन है वो भी हम लोगों को जो एनिमल प्रोडक्ट्स है, मिल्क है ना, बाकी चीजें हैं, उनसे जो है वो देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग मिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें हम लोगों ने देखनी है। सबसे पहले जो हिमाचल में दूध प्रोड्यूस हो रहा है, क्या उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है कि डिक्रीज देखने को मिला है? तो देखो जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है, जो क्रॉस ब्रेड कैटल्स हैं वो इंक्रीज हुई है। तो ऑब्वियस बात है जो ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन है उसमें भी हमें इजाफा देखने को मिलेगा। और यही ट्रेंड जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि 2012-13 में 11.39 लाख टन टोटल मिल्क प्रोड्यूस किया गया था। 2024-25 में यही 17.50 लाख टन हो गया। अगर हम लोग कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो 3.6% है। इसका मतलब क्या है कि 2012-13 से लेकर 2024-25 में जैसे एक साल हो सकता है 5% ग्रो किया है, फिर अगले साल 6, अगले साल 2, 3, तो अलग अलग परसेंटेज होगा। अगर हम पूरा एवरेज निकालेंगे तो सालाना एवरेज जो ग्रोथ बनेगा दैट इज 3.6%। और ये अच्छा परसेंटेज ग्रोथ जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ये पहला पॉइंट आ गया। ठीक है जी। दूसरी बात, अच्छा अब दूध तो आ गया, अब दूध में किसका सबसे बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन है? क्लियर? अब देखो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि कैटल जो है वो क्योंकि सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो कैरी आउट कर रहा है तो उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो देखिए जो गाय का दूध है, ठीक है, अब कैटल में गाय देगी दूध है ना, तो कैटल में जो जो गाय का दूध आ गया उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है दैट इज 71%। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो वो फैलो का कंट्रीब्यूशन आ गया दैट इज 26%। तीसरे नंबर पे जो है वो मिल्क, गोट मिल्क आ गया, ठीक है, बकरी के दूध का कंट्रीब्यूशन आ गया दैट इज 3%। होपफुली आप बाकियों के दूध की एक उम्मीद जो है वो नहीं कर रहे होंगे। क्लियर? तो ये तीन जो है ये हमारे मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं, या ये हमारे कंट्रीब्यूटर्स हैं जब हम लोग मिल्क प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो ये दूसरा हिस्सा आ गया कि किसका कितना परसेंटेज है। अब देखिए गोट का नंबर ज्यादा तो है, लेकिन अब आप समझिए कि बोफेलो जो है वो दूध बहुत ज्यादा देती है। क्लियर? उसके बाद जो वो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो क्योंकि नंबर बड़ा है तो पॉसिबिलिटी होगी कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जितने टोटल दूध प्रोड्यूस हो रहा है और आपके लोग हैं, तो अगर एक को दिया जाए तो कितना जो वो ग्राम पड़ेगा। तो 2012-13 में हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी थी इट वाज 450 ग्राम पर डे। यही 2024-25 में 698 ग्राम पर डे बन गई है। तो इसको याद रखेंगे, नेशनल एवरेज से ज्यादा है। नेशनल एवरेज 2024-25 की देखिए 427 ग्राम है। तो पूरे हिंदुस्तान की अगर एवरेज निकाले तो 427 है, हिमाचल प्रदेश की अगर एवरेज निकाले तो 698 है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है
हिमाचल प्रदेश, तो ये पहले तो कंपैरिजन है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क है वो हायर है नेशनल एवरेज से, क्लियर। और वो नंबर कितना है ये भी आप लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा रेलिवेंट है। तो पहला हिस्सा हमने कर लिया कि हमने देखा एनिमल हस्बेंड्री का जो सबसे पहला यूजेस हमारे लिए है दैट इज मिल्क। अब चलते हम लोग मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। तो जब हम लोग मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन की बात करेंगे तो ओवरऑल मीट की प्रोडक्शन जो है उसमें भी इजाफा हुआ है, ठीक है। दैट इज 39.66 थाउजेंड टन से बढ़ा है 55.50 थाउजेंड टन 2024-25 में। अगर हम लोग एग प्रोडक्शन की बात करें, अब यहां पे ध्यान रखना, नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं कि हर चीज में हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन एक चीज पहले यहां ध्यान रख लीजिए। देखिए डाटा याद रखना सेकंड स्टेप है, डाटा याद रखना सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज कि आप एक ऑब्जर्वेशन करिए, तो देखिए जो एग प्रोडक्शन है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। जैसे 2011-12 में टोटल जो है 10.50 लाख एग जो है वो प्रोड्यूस हुए थे, उसको अभी 2024-25 में 9.60 लाख एग्स जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं। तो इसका मतलब मतलब है कि नंबर जो है वो हमें डिप मिला है, क्लियर। अब इसके बड़े सारे फैक्टर्स है, इसका बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसमें बीमारियां भी हैं, इसमें ओवर प्रोडक्शन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्लियर। उसके साथ साथ सरकार ने सब्सिडीज चलाई थी तो लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो उसका बेनिफिट उठाना शुरू कर दिया था, जिसमें एग प्रोडक्शन जो है उसमें हम लोगों को इंक्रीज देखने को मिला था, क्लियर। लेकिन बीच में स्पेसिफिक टाइम पे 24-25 तक आते आते जब उसमें हम लोगों को थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन या डिक्लाइन जो है वो देखने को मिल रहा है। क्लियर क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो एग और मीट में कितना जो है वो हम लोग प्रोडक्शन देख रहे हैं, तो मीट प्रोडक्शन में तो इजाफा हुआ है लेकिन एग प्रोडक्शन में हम लोगों को डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अगर अब बात करेंगे कि ओवरऑल जो लाइव, ये तो आगे हमारे दो इंपॉर्टेंट हिस्से, अब हम देखेंगे ओवरऑल जो लाइव स्टॉक है उसका कितना कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारी जीएसवीए के अंदर है। अब होपफुली ये नहीं पूछोगे, ये हम लोग पुराने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जीएसवीए होता क्या है, और इवन हम लोग ये जो लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन है ये भी देख चुके हैं। तो 2024-25 में 1.36% जो वो लाइव स्टॉक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था, क्लियर। तो अगर हम लोग ओवरऑल हिमाचल की जीएसडीपी देखेंगे तो उसमें लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन इज 1.36%। अब अगर हम लोग हिमाचल की जीडीपी को विभाजित करते तीन अलग अलग हिस्सों में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में, तो जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है उसमें 9.24% जो है ये बेसिकली लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन जो हमें देखने को मिलता है। अब अगला सवाल आएगा कि ठीक है लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, अब लाइव स्टॉक में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, मतलब लाइव स्टॉक से तो हम चीजें निकाल रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, मीट निकाल रहे हैं, पूरे एग्स निकाल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो हमें देखने को मिल रहा है मिल्क का, क्लियर। मिल्क की जो आउटपुट है वो सबसे ज्यादा है 94.3% की। दूसरे नंबर पे जो आउटपुट है दैट इज मीट की यानी कि 2%। तीसरे नंबर पे जो वो काउ डंग या सॉरी डंग्स की, ठीक है, दैट इज 1.5%। उसके बाद जो है वो एग वूल हेयर इनकी जो है वो 0.7%। बाकी सिल्क वॉर्म कोकून हनी ये सारा जो है वो ये भी लाइफ स्टॉक का हिस्सा माना जाता है, क्लियर। दैट इज 0.4%, और बाकी जो बच गए दैट इज 0.5%। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि जो ओवरऑल जो वैल्यू आउटकम आ रही है तो मिल्क प्रोडक्शन जो है उसकी कितनी वैल्यू हम लोगों को देखने को मिल रही है। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो ये हमारा दूसरा और इंपॉर्टेंट हिस्सा आ गया। अब इसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री को के एनिमल हस्बेंड्री के लिए सरकार के द्वारा भी काफ़ी डिस्पेंसरीज, काफ़ी हॉस्पिटल्स जो है वो सब डिविजनल लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर, जोनल लेवल के ऊपर जो है वो ओपन किए गए हैं। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी चलते हैं। तो ये ध्यान रखिए टोटल जो है वो कितने हैं 2234। इसमें अगर स्पेसिफिकली ब्रेक करना है, डिस्पेंसरीज 1362, चेक पोस्ट 6, सेंट्रल डिस्पेंसरीज 30, वेटरनरी हॉस्पिटल 362, सब डिविजनल वेटरनरी हॉस्पिटल 60, पॉलीक्लिनिक्स 10, 3 जोनल हॉस्पिटल्स और एक जो है वो स्टेट लेवल वेटरनरी हॉस्पिटल, क्लियर। तो नंबर जो है वो कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, इनके बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो ये आगे हमारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब इसके साथ साथ जब हम लोग बाकियों की बात कर लेते हैं, बाकियों का मेरा मतलब क्या है कि जब हम लोग लाइफ स्टॉक की बात करते हैं तो ठीक है जी, कैटल है, गोट है या कैटल है, बोफेलो है, वो तो ठीक है, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो जब हम बात करेंगे जैसे शीप है, क्लियर, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, हॉर्स है, ये भी हमारे लिए बड़ा रेलेवेंट है, क्लियर। इसके साथ साथ जब आजकल रैबिट है, इसके लिए भी सरकार के द्वारा जो वो अलग अलग स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे आपको शीप का उदाहरण देता हूँ। तो देखिए अगर हम लोग शीप की बात करेंगे हिमाचल में, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग जो है वो शीप की करवाई जाती है, क्लियर। और क्रॉस ब्रीडिंग करवाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि किस तरह से वूल की कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज किया जा सके, वूल की क्वांटिटी एंड क्वालिटी को जो है इंक्रीज किया जा सके, क्योंकि हमारी यहाँ की जो लोकल देसी शीप है उनकी क्वालिटी जो है हमें उस लेवल पे देखने को नहीं मिलती है।
तो यही कारण है कि हमारे यहाँ पे जो शीप है वो दो तरह के शीप्स को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। एक जो वो रैम बुले को यूज किया जाता है, ठीक है, और दूसरा जो है वो मेरिनो शीप को जो है वो यूज किया जाता है, रशियन मेरिनो शीप को यूज किया जाता है। ये जो रशियन मेरिनो शीप है, बेसिकली रैम बुले जो है ये भी स्पेनिश मेरिनो से ही एक्सट्रैक्टेड है, यानी कि उसी से ही आगे इसको डेवलप किया गया है। तो जब हम लोग मेरिनो यानी कि रशियन मेरिनो शीप की बात करते हैं, ये बेसिकली जो है वो कोल्ड क्लाइमेट्स के लिए ज्यादा है। रैम बुले की जब हम बात करते हैं बेसिकली जो है वो वार्म क्लाइमेट्स के लिए है। जो मेरिनो है इसकी वूल की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि ठंडे इलाकों के अंदर है। यहाँ पे वूल के साथ साथ जो मीट की क्वांटिटी है वो भी इंप्रूव होती है। तो इस तरह से जो वो दो अलग अलग स्पीसीज जो है उन वो आप लोगों को या उनके ब्रीडिंग सेंटर्स जो है वो आप लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे। तो हिमाचल में जो है वो अलग अलग जगहों के ऊपर ब्रीडिंग सेंटर्स है। जैसे देखिए शीप ब्रीडिंग सेंटर की अगर हम बात करेंगे, ज्योरी शिमला में है, ताल हमीरपुर में है, कड़छम जो है वो किन्नौर के अंदर है, ताकि बेटर जो शीप है वो ब्रीडर्स को प्रोवाइड की जा सके। उसके साथ साथ जो है वो मंडी के अंदर नगवाए में जो वो रैम बुले ब्रीडिंग सेंटर जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये यहाँ से जो है वो बेटर क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जा रही है ताकि इनकी कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज की जा सके। क्लियर होगी बात यहाँ पे? इसके साथ साथ जो वो अंगूरा रैबिट फार्म जो है वो डेवलप किए गए हैं ताकि ब्रीडर्स को रैबिट जो वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। कांगड़ा कंदवाड़ी में, नंगवाए आ गया आपका मंडी में। हॉर्स ब्रीडिंग फार्म है लारी में, लाहौल एंड स्पीति के अंदर, जहाँ पे जो स्पीति ब्रीड का जो हॉर्स है उसकी ब्रीडिंग और कंजर्वेशन जो है वो की जाती है। तो इन जगहों के नाम जो है आप लोग याद रखना। वैसे इन जनरल जब हम लोग नॉर्मल किसी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं तब भी इसको जो है वो वहां पे कवर करवाया जाता है। डिफरेंट स्कीम्स जो कि सरकार के द्वारा लॉन्च की गई हैं। तो सबसे पहले वेलफेयर स्कीम्स है फॉर लाइव स्टॉक ओनर्स के लिए। क्लियर? अब देखिए बहुत बार क्या है कि हमारे यहाँ पे जैसे हमने देखा कि एनिमल हस्बेंड्री जो वो नेसेसिटी भी है क्योंकि कन्वेंशनल एग्रीकल्चर के ऊपर हम लोग उतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। यही कारण है अगर मान लीजिए कोई बीपीएल परिवार का है तो उसको अपना जो जानवर है उसके लिए चारे में भी सब्सिडी चाहिए होगी। क्लियर? तभी जाके वो उसको पाल पाएगा और अच्छी क्वांटिटी का फूड खिला पाएगा, अच्छी क्वांटिटी का चारा खिला पाएगा। क्योंकि जितनी अच्छी क्वांटिटी का चारा खिलाएगा उतना ही जो है वो दूध पर आउटकम आने की जो वो संभावना रहेगी। यही कारण है सरकार के द्वारा जो जनरल बीपीएल जो फार्मर्स हैं उनको 50% सब्सिडी जो है वो पशु चारे के ऊपर प्रोवाइड की जाती है जो 3 किलोग्राम पर डे की है। क्लियर? तो हर दिन जो वो 3 किलोग्राम का जो वो चारा दिया जाता है जिसमें 50% की सब्सिडी जो वो सरकार प्रोवाइड करती है। क्लियर? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मिल्क प्रोडक्शन को जो इंक्रीज किया जा सके। जो प्रेग्नेंट काउज है ये बेसिकली तभी मिलेगा अगर जो किसी की गाय जो है वो प्रेग्नेंट है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए टू रिड्यूस इंटर काविंग पीरियड। इंटर काविंग पीरियड का जो मतलब है वो यही है कि जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जैसे मान लीजिए गाय ने बछड़ा दिया तो उसके बाद उसका दूध जो है वो ज्यादा वो प्रोड्यूस करती है। कुछ समय के बाद जब वो दूध थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद फिर से जब वो नया बछड़ा पैदा करेगी उसके बाद फिर ज्यादा दूध जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये जो एक बछड़े और दूसरे बछड़े के बीच का टाइम है इसको रिड्यूस करने का जो है वो प्रयत्न किया जा रहा है ताकि जो अवेलेबिलिटी ऑफ ना जो ज्यादा लार्ज क्वांटिटी मिल्क है उसको इंक्रीज किया जा सके। तो ये भी इसी स्पेसिफिक स्कीम का जो वो मेन ऑब्जेक्टिव है। और इसमें जो टोटल फार्मर्स को जिनको बेनिफिट मिला है दैट इज 13,440 फार्मर्स। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा दैट इज उत्तम पशु पुरस्कार योजना। अगर मान लीजिए कि कोई फार्मर जो है वो अपना जो पशु है उसकी बहुत अच्छी देखभाल कर रहा है और उसका पशु जो है, ये पशु में बेसिकली कैटल एंड बुफेलो है, ऑब्वियस बात है वही इतना दूध देंगी। अगर वो 15 लीटर या 15 लीटर से ज्यादा पर डे दूध प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको सरकार जो है वो 1,000 रुपया जो है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है? तो जितने जानवर होंगे जितना पर डे जो है वो अगर 15 लीटर से ज्यादा वो दूध प्रोवाइड करेगा तो 1,000 रुपया पर डे जो है 1,000 रुपया जो है पर एनिमल सरकार के द्वारा उसको प्रोवाइड किया जाएगा। और 2023-24 में 150 लाख रुपीज जो इसके लिए प्रोवाइड किया गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा दैट इज पोल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम्स। अब देखिए पोल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम्स की अगर हम बात करेंगे तो पोल्ट्री को दो लेवल पे डेवलप किया जा सकता है। या तो बेसिक मतलब कोई नॉर्मल अपने घरों के अंदर है ना 100 200 से ज्यादा हो जाएगा, 10 20 50 100 के आसपास जो वो कुक्कड़ पकड़ ले और उनको जो है वो अपने यहाँ पे रख ले, जो अपने लिए भी यूज कर ले, वहां से एग प्रोड्यूस होंगे, या फिर उसको जो वो सेल भी कर सकता है। दूसरा आ जाएगा थोड़ा लार्ज स्केल के ऊपर यानी कि जहाँ पे वो पोल्ट्री फार्म बनाए। तो इस तरह से जो वो दो अलग अलग स्कीम्स है। बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोजेक्ट आ गया जहाँ पे 10 से 100 के आसपास जो है वो चूजों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और वो चूजे 3 वीक ओल्ड होंगे। क्लियर? और इसके साथ साथ जो वो उनको कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही दिया जाएगा यानी कि सस्ते दामों के ऊपर ही दिया जाएगा। और 2024-25 तक का डिस्ट्रीब्यूशन टारगेट था 4,10,000 को देना था, लेकिन दिसंबर 2024 में 2,66,000 चिक्स जो है यानी कि चूजे जो हैं वो लोगों तक पहुंचाए जा चुके हैं। और टोटल कितने लोगों को इसका बेनिफिट हुआ है? 6,870। नेक्स्ट है दैट इज हिम कुक्कड़ पालन योजना। हिम कुक्कड़ पालन योजना में इसका मेन ऑब्जेक्टिव है
ये ना अलग पढ़ना है इसको, है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कि फार्मर्स जो है उनको 3,000 डे ओल्ड यानी कि एक दिन का जो ब्रॉयलर चिक है, ब्रॉयलर चिक है, चूजा है, वो प्रोवाइड किया जाएगा। किसके साथ? फीड, फीडर और ड्रिंकर, ठीक है, कि जो खाना कैसे खिलाना है, किससे खिलाना है और कैसे जो है वो उनको पानी वगैरह पिलाना है, वो सारी चीजें जो है वो फार्मर को प्रोवाइड की जाएगी, ताकि जो है वो क्योंकि छोटा चूजा होगा तो उसके ये सर्वाइव भी करवाना बड़ा ज्यादा जरूरी है, इसलिए जो वो इसमें एक्स्ट्रा जो पैसा है या एक्स्ट्रा जो एफर्ट है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो लोगों को खुद करनी पड़ती है, सरकार उसके ऊपर 60% की सब्सिडी देती है। 2024-25 में 126.72 लाख रुपीज जो वो सरकार के द्वारा कुक्कड़ पालन योजना में पोल्ट्री फार्म आसान भाषा में खोलने के लिए लोगों को प्रोवाइड किए गए। नेक्स्ट आ गया, दैट इज राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की जो है वो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इसका अगेन मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरह से जो है वो मिल्क आउटपुट को इंक्रीज किया जा सके, क्लियर, और लोगों की या फार्मर्स की जो इनकम है उसमें भी कहीं ना कहीं जो वो इजाफा हो। तो यहाँ पे जैसे नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम है, ठीक है, जहाँ पे बेटर जो इंसेमिनेशन है वो जो फार्मर्स हैं उनके डोर स्टेप्स पे की जा सके। जैसे है ना, हम देखते हैं कि इंजेक्शन वगैरह जो वो सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, क्लियर, ताकि जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको कहीं ना कहीं जो वो इम्प्रूव किया जा सके, क्लियर। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है 2022 21-22 से 24-25 के बीच की जो है वो अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल 15,88,242 जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हैं वो सरकार के द्वारा किए गए हैं, यानी ये जो एनिमल हस्बेंड्रीज हैं या एनिमल जो वेटरनरी क्लिनिक्स इनके द्वारा एग्जीक्यूट किए गए हैं। इसके साथ साथ जो सीमेन स्टेशंस हैं कि किस तरह से जो सीमेन है उनको और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके, क्लियर, ताकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है उसको इंप्रूव किया जा सके। तो ऐसे पालमपुर जो है वहां पे जो सीमेन स्टेशन पालमपुर है वहां के लिए जो वो सरकार के द्वारा 734.19 लाख रुपीस का जो ग्रांट है वो सैंक्शन किया गया है। इसके साथ साथ जो प्रोजनी टेस्टिंग प्रोग्राम कांगड़ा के अंदर लॉन्च किया गया है, जो 800 गांव के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है विद द हेल्प ऑफ 115 वेटरनरी इंस्टीट्यूशन। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से जो जर्सी गाय है उसका मिल्क फैट है ना, इनको जो है वो सबको जो है वो इम्प्रूव किया जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो 616.61 लाख रुपीज जो है वो फंडिंग दी गई है। नेक्स्ट आ जाएगा सब्सिडाइज रैम डिस्ट्रीब्यूशन टू शीप ब्रीडर। शीप ब्रीडर्स को जो रैम बोले शीप जो है वो प्रोवाइड की जा रही है 60% सब्सिडी रेट्स के ऊपर। पर ध्यान रखना इसमें कंडीशन ये रखी हुई है कि अगर किसी के पास 50 शीप है तो उसको मैक्सिमम 2 रैम शीप जो दी जाएगी फॉर इंटरब्रीडिंग, ताकि जो शीप की क्वालिटी है वूल एंड मीट की क्वालिटी जो उसको इंप्रूव किया जा सके। इसके लिए टोटल बजट जो सैंक्शन हुआ है 223.46 लाख, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। और टोटल जो बेनिफिट हुआ 17-18 से लेकर 24-25 के बीच में 3200 जो फार्मर्स हैं उनको इसका बेनिफिट हुआ है, जहां पे इनको हाई क्वालिटी रैम बुलाए शीप जो है फॉर ब्रीडिंग सरकार के द्वारा प्रोवाइड की गई है सब्सिडाइज रेट के ऊपर, क्लियर। इसके बाद है नेक्स्ट इज कृषक बकरी पालन योजना। यहाँ पे बकरी पालन योजना के लिए जो है वो सरकार खुद गोट जो है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अलग अलग, जैसे 11 गोट्स देंगी, 5 गोट, 3 गोट। तो जैसे मान लो 11 गोट दे रही है तो इसमें 10 फीमेल गोट होंगी, एक जो है वो मेल गोट होगा, क्लियर। तो इस तरह से अगर 5 गोट दे रही है तो 4+1 में होगा, 3 गोट दे रही है, यहाँ पे भी सरकार के द्वारा जो वो 60% सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, क्लियर। इसके साथ साथ सरकार फीड, फॉडर, इंश्योरेंस जो है वो प्रेग्नेंट गोट्स को भी प्रोवाइड कर रही है। टोटल पैसा जो वो 1428.44 लाख सरकार के द्वारा सैंक्शन किया गया, क्लियर। नेक्स्ट आ गया एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो सरकार के द्वारा जो है जहां पे 90% सेंटर की तरफ से पैसा आ रहा है, 10% जो वो स्टेट पैसा फंड कर रही है। तो बेसिकली जो जो एनिमल्स को बीमारियां लग रही हैं, क्लियर, जो जो एनिमल्स को बीमारियां लग रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैटल की बीमारी है HSBQ, ठीक है। इसके साथ साथ जो वो एंट्रोटोक्सेमिया जो है ये भी बेसिकली जो है वो आपकी कैटल्स की बीमारी रहती है, गोट और शीप की बीमारी है, PPR गोट और शीप की बीमारी है। रानीखेत मरेक अगर हम लोग इसकी बात करेंगे ये पोल्ट्री की बीमारी है, तो रेबीज एनिमल्स की बीमारी है, ठीक है। तो जो एनिमल को बीमारियां हो रही हैं उनसे इम्यूनाइजेशन करने के लिए सरकार के द्वारा जो वो फ्री में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और इसका पूरे का पूरा खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो वो दोनों मिलकर उठाती है 90% और 10% के शेयर के अंदर, क्लियर। तो देखिए वैक्सीनेशन टारगेट और अचीवमेंट्स कितनी है, जैसे HSBQ का टारगेट था 10 लाख टारगेट था, 3.56 लाख जो वो वैक्सीनेशन हो चुकी है। एंथ्रोक्सोमिया की बात करें 2.5 का टारगेट था, इस टारगेट को अचीव किया जा चुका है। एंटी रेबीज वैक्सीन की बात करें 0.5 लाख का टारगेट था, 0.51 लाख जो है वो वैक्सीनेटेड हो चुका है, ठीक है। तो टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया। तो इस तरह से जो है वो वैक्सीनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसके ऊपर भी सरकार के द्वारा जो है वो ये स्कीम जो है वो यूज की जा रही है। क्योंकि आप ऐसा समझिए कि
जब आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर देखते हो तो है ना, अगर किसी की भैंस भी मर जाती है, गाय मर जाती है, तो फिर बड़ा जो है वो लोग दुख भी मनाते हैं उसका। तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर हर एक जगह के ऊपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना जो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो वहाँ पे मिल्क दूध जो है या जो पशु है वो हमारे किसानों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। क्लियर। तो ये जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो कि सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। होपफुली ज़्यादा जल्दी जो है वो मैं नहीं चलाऊंगा। क्लियर। हाँ, होता है कभी कभी कि जब लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है तो फिर एंड में आते आते फिर शायद थोड़ा सा हम लोगों की भी गलती होती है कि हम भी एज्यूम कर लेते हैं कि आपको समझ आ ही गया है, तो उस फ्लो में कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो शायद उस फ्लो में जो वो चीज़ों को आप लोग देख लोगे। ठीक है। तो इसलिए अब एक चैप्टर ही करेंगे, जहाँ पे छोटा चैप्टर होगा, बड़ा चैप्टर होगा, या जहाँ पे दो छोटे चैप्टर होंगे वहाँ पे क्लब कर लेंगे। तो कोशिश ये रहेगी कि एक एक चैप्टर करें ताकि मजे मजे से जो है वो चीज़ों को पढ़ सके। तो ये जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन फेडरेशन लिमिटेड। क्लियर। तो जब हम लोग इसको एचपी मिल्क फेड की जब हम लोग बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि किस तरह से जो मिल्क है उसको कलेक्ट किया जाए, लोगों के लिए चिलिंग स्टेशन जो वो बनाया जाए, मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्रिएट किया जाए। क्योंकि देखिए, अब मान लीजिए आपने दूध तो एक लेवल तक ही कंज्यूम होगा ना, ऐसा नहीं है कि सारे दूध पी लेंगे। क्लियर। तो जो सरप्लस मिल्क है लोगों को बेनिफिट तभी होगा जैसे मान लो कुछ वो खुद कंज्यूम करेंगे, कुछ को वो सेल करें। ठीक है। अब उन्होंने बेच दिया तो दूध से जो वो आप लोगों को चीजें जो है वो प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। अच्छा, दूध की दूसरी प्रॉब्लम क्या रहती है कि दूध बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो उसके लिए जो आप लोगों को चिलिंग स्टेशन भी बनाने पड़ेंगे ताकि दूध को ज्यादा लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सके। क्लियर। और उसके साथ साथ मान लीजिए अब शहरों में अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो गाँव की एक्सेस शहरों तक को जरूरी नहीं है। तो जैसे हम लोग जो पैकेट फॉर्म में दूध देखते हैं, तो बेसिकली जो हमारा हिम मिल्क फेड है, हिम नाम का जो है वो इसका एक ब्रांड नेम है जिसके नाम पे अलग अलग पनीर पनूर है ना, सारी चीजें जो दूध और दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो उसके लिए जो वो हमारी स्टेट कोऑपरेटिव जो मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है। और अगर हम लोग एचपी मिल्क फेड की बात करें, 1980 में जो है वो इसको रजिस्टर कराया गया था, लेकिन इसने 83 2 अक्टूबर, ध्यान रखना महात्मा गांधी जी के साथ रिलेट कर सकते हो, 1983 2 अक्टूबर 1983 को जो है वो इसने अपने काम करने जो है वो शुरू किए थे। क्लियर। तो अब देखिए इसके द्वारा क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया है। 10 मिल्क प्लांट बनाए गए हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी है 1.8 लाख लीटर पर डे। ठीक है। तो उतना जो दूध है वो स्टोर कर सकते हैं। कहाँ कहाँ है? दत्तनगर है, मंडी में 50,000 लाख पर डे की जो है वो मिल्क स्टोरेज कैपेसिटी है। कांगड़ा में 20,000 लाख की कैपेसिटी है। बाकी नाहन, चंबा, कुल्लू, हमीरपुर, यहाँ पे भी हम लोगों को 5,000 लीटर पर डे के हिसाब से जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिल रही है। इसके साथ मिल्क पाउडर प्लांट बना है मिल्क से पाउडर बनाने के लिए दत्तनगर, जहां पे 5 मीट्रिक टन पर डे जो है वो मिल्क पाउडर जनरेट किया जा रहा है। इसके साथ साथ एनिमल फीड प्लांट है भोर में, हमीरपुर, 16 मीट्रिक टन पर डे। क्लियर। इसके साथ साथ जो वो इसके द्वारा कौन कौन से इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए, जैसे मैंने बताया इसके नाम पे एक हिम ब्रांड है, जो हिम का आपको घी, बटर, पनीर, कर्ड, फ्लेवर्ड मिल्क है ना, स्किम मिल्क, ये सब कुछ, पाउडर, स्वीट्स, बेकरी, बिस्किट्स, हर चीज जब आप लोग देखते हो। नया मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जा रहा है ताकि दूध से चीजें, ये सारी चीजें प्रोड्यूस की जा सके, डगवार कांगड़ा में, जिसकी जो टोटल कैपेसिटी है 1.5 लीटर की है। क्लियर। और इसको जो है वो 3.0 तक जो है वो एक्सटेंड किया जा रहा है। इसके बाद जो वो हिमगंगा स्कीम आ गई। हिमगंगा स्कीम के अंदर जो है वो हमीरपुर और कांगड़ा के अंदर जो है वो इसको लॉन्च किया जा रहा है, जहाँ पे नई डेयरी कमेटी जो है उनकी फॉर्मेशन हो रही है। साथ में डिजिटलाइजेशन हो रही है, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई दूध देने जा रहा है तो ऑटोमेटिकली जो वो दूध कलेक्ट किया जाए, तो इसके लिए 120 ऑटोमेटेड एंड 32 डिजिटल मिल्क कलेक्शन जो है वो यूनिट्स को इंस्टॉल किया जा चुका है। साथ में ट्रेडमार्क सरकार ने हिम नाम का ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है और जून 15 2024, तो इसको जो आप लोग ध्यान में रखना। क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो सरकार आंगनवाड़ी सप्लाई भी कर रही है, किस किस की, पंजीरी की, बिस्किट्स की। तो आप लोग देखना, अगर आंगनवाड़ी में अगर आप जाते होंगे या देखा होगा आपने, तो बिस्किट जो वहाँ पे आपको जरूर मिलते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ सैया मिल रही हैं, सेवियां मिल रही हैं, और उसके साथ साथ जो वो मिल्क पाउडर मिल रहा है। तो सारे के सारे जो है जो दूध की आउटकम्स है, जो बाई प्रोडक्ट्स है या दूध के जो प्रोडक्ट्स है, वो मिल्क फेड के द्वारा जो वो बनाए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है। तो इसके बारे में आप लोगों को जनरल आइडिया होना चाहिए। और उसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि इसका जो फॉर्मेशन का ईयर है, ट्रेडमार्क का ईयर है, ये ईयर भी जो वो मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर इस तरह की जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो पूछी जाती है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर। लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर से रिलेटेड।
तो देखिए अगर हम लोग फिशरीज की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे बेसिकली काफ फिश और सेकंड इज योर ट्रॉट फिश, ठीक है, ये काफ़ी जो है वो फेमस है। ट्रॉट बेसिकली थोड़े ठंडे इलाकों की है, काफ जो है वो गर्म क्षेत्रों के लिए है। तो अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 6,310 फिशरमैन है जो रिजर्वायर फिशरीज के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। 2024 दिसंबर की अगर हम बात करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन जो थी वो 12,637.12 मीट्रिक टन थी, और टोटल अगर वैल्यू इसकी निकाले तो 197.10 करोड़ रुपए की जो फिश है वो प्रोड्यूस हुई थी। इसी में से अगर ट्रॉट फिश के रेवेन्यू को निकाला जाए तो 138.66 लाख था। अगर हम लोग देखें 2012-13 से कंपेयर करें 24-25 को या 24-25 या 23-24 को, तो देखिए 2012-13 में 8,560 मीट्रिक टन आ गया, 2023-24 में 17,721 मीट्रिक टन आ गया, और 2024-25 तक आते आते जो है वो 18,957.23 मीट्रिक टन आ गया। क्लियर? तो फिश प्रोडक्शन जो है उसमें हम लोगों को जो वो ऑलमोस्ट डबल से तो ज्यादा ही हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल जो है, मोर देन डबल जो है वो इंक्रीज फिश प्रोडक्शन के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? डन। इसके साथ साथ जो वो अगर हम लोग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो सरकार के द्वारा देखिए सीड प्रोडक्शन, तो सरकार के द्वारा जो वो 23.07 लाख फिंगर लिंक्स ऑफ कॉमन कार्प, ये ना घर में आपको कॉमन कार्प वाला फिश आ गया, तो इसके जो फिंगर लिंक जो है वो थोड़ा एक ना मछली का एक छोटा सा साइज है, ठीक है, उसको फिंगर लिंक्स ऑफ कॉमन कार्प जो है उसको प्रोड्यूस किया गया है। 5.24 लाख ऑफ इंडियन मेजर कार्प, 4.6 लाख रेनबो एंड ब्रॉन ट्रॉट आ गया दिसंबर, ठीक है, दो टोटल जो है वो 56.88 लैक्स जो है वो उनकी वैल्यू है, ठीक है। तो इनको सॉरी बिल्कुल ये जो अमाउंट आ गया, और बाकी जो है वो कितना नंबर इनके द्वारा इंक्रीज किया गया है वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। इसके साथ साथ जो वो सरकार के द्वारा वेलफेयर स्कीम जो वो लॉन्च की गई है, जहाँ पे अगर कोई भी फिशरमैन जो है उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए जो वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। क्लियर? और उसके साथ साथ जो है अगर उसके कोई इक्विपमेंट लॉस हो जाते हैं तो 50%, जैसे मान लीजिए फिशरी करते हुए नाव डूब गई का ना, इंस्ट्रूमेंट जो है वो खराब हो गया, टूट गया है ना, तो उस स्पेसिफिक सिचुएशन में 50% की कॉम्पनसेशन जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी जो फिशरीज है उसके लिए सरकार अंडर लाइवलीहुड एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत जो है वो दे रही है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जो वो दी जा रही है, जहां पे 1.60 करोड़ रुपया जो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है फॉर 3,553 फिशरमैन उस स्पेसिफिक सर्वे में जहाँ पे फिशिंग नहीं होती है और इनका जो सीजन है वो डाउन चल रहा होता है। क्लियर? और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी स्पेसिफिक स्कीम के लिए 2024-25 में जो मत्स्य संपदा योजना है उसके लिए जो है वो 26.21 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन किया है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? डन। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि 7 चैप्टर से रेलिवेंट है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही, होपफुली। अब थोड़े जो है वो हम इन वीडियोस को, कोशिश हमारी यही रहेगी कि इस महीने से पहले पहले जो वो क्लोज कर ले, ताकि पूरा मई जो है वो आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए रहे। क्लियर? ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।